बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, प्रोफेसर मोहम्मद शाहबान एनएमडी कैट 2021 के बैच में लॉजिकल रीजनिंग के एफएलपी नंबर 4 की डिस्कशन के लिए हाजिर हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। वैसे तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इसमें से 2 सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अ मॉडर्न रिबूट of an old science fiction film has released to critical and commercial acclaim। यानी एक पुरानी फिल्म का रीमेक रिबूट बनाया गया है जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, क्रिटिक सोच के लिए और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इट कंटेन्ड, इसमें शामिल है सम ऑफ द फीचर ऑफ द ओरिजिनल, बट critics were most impressed by the risk it took and how well it was different from the movie it was based on. Surveys and review aggregate websites found that audience were also pleased with the movie। इस पैराग्राफ में हमें टोटली ये बताया गया कि एक फिल्म साइंस फिक्शन जो थी उसका रिबूट बनाया गया। उसके अंदर हमने रिबूट बनाने का मकसद ये था कि हमें कमर्शियली भी फायदा हो और थोड़ा उसमें जो क्रिटिक्स जो उनकी भी सोच का अंदाजा हो। इसमें शामिल थी हमारे पास कुछ ओरिजिनल फीचर और कुछ नए फीचर, जिसको में जो क्रिटिक्स थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए कि हमने इस बात का रिस्क उठाया कि इसको कितना डिफर बनाया जाए और कितना ओरिजिनल रखा जाए। सर्वेस के मुताबिक हमें ये पता चला कि जो क्रिटिक्स थे और जो ऑडियंस थे दोनों ही इस रिबूट से खुश हुए। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बेटा इससे रेलेवेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ऑडियंस लव साइंस फिक्शन मूवीज। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन के अंदर हमने पैराग्राफ पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन के बारे में 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 प्रोबेबली ट्रू, नंबर 3 प्रोबेबली फॉल्स और इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। अब हम बात करें कि ऑडियंस जो है वो लव फिक्शन मूवीज को साइंस फिक्शन मूवीज को लव करते हैं, तो इस हवाले से हमारे पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसलिए बेटा इसका आंसर होगा हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फिल्म रिव्यूड वेल बिकॉज इट डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो हमने इसी मकसद के लिए फिल्म को बनाया था और वो ओरिजिनल से थोड़ा सा मुख्तलिफ रखी गई थी, सो इसका आंसर बेटा हमारे पास होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटर एंड सिंबल सीरीज से है, जिसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम फिगर दी गई होती है। लिखा हुआ है, सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 फिगर आपको दी हुई है और चौथी पे उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए 2 तरीकाकार होते हैं। या तो आप पहली 2 डायग्राम को समझें कि पहली से सेकंड कैसे बनी हुई है, फिर थर्ड से फोर्थ बनाएं, या आप फर्स्ट डायग्राम से थर्ड को सीखें और फिर सेकंड से फोर्थ बनाएं। इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगी कि हम फर्स्ट से थर्ड को सीखें। अगर हम फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाते हैं तो हर डायग्राम में 3 ऑब्जेक्ट हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसमें आप देखें 3 एरो टाइप बुलेट नजर आ रहे हैं आपको, जिनमें पहला लार्ज, फिर स्मॉल, फिर उससे स्मॉल है। इसको 180 एंगल पर रोटेट किया हुआ है। ठीक है जी, यही अगर इसको मैं इस तरह रोटेट करके यहां बना दूं, फिर इसको रोटेट करके यहां बना दूं और इसको रोटेट करके यहां बना दूं, तो ये पोर्शन यहां बना हुआ है। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है ये भी 180 एंगल से डाउनवर्ड अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड मूव कर गई है। थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक एरो, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके एक कॉर्नर पे स्मॉल डॉट लगा हुआ है। इस एरो को भी अगर आप देखें हम 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो एरो जो कि अपवर्ड था वो डाउनवर्ड चला गया और डॉट जो है वो रोटेट होकर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, यहां पर वो इस कॉर्नर पर आ गया। तीनों ऑब्जेक्ट्स में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 180 डिग्री से हुई है, जिससे हम पहली से थर्ड डायग्राम बना रहे हैं।
अब इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी सेकंड डायग्राम से जब पहली डायग्राम बनाने चलेंगे, तो अब ये देखिए जो पहला ऑब्जेक्ट है, इसको जब 180 से मैं रोटेट करता हूं तो ये हमारे पास कुछ यू बनेगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों ट्राइंगल है, ट्राइंगल को 180 पे रोटेट करेंगे तो ट्राइंगल इस अंदाज से बनेगी। फिर थर्ड हमारे पास दोबारा बुलेट्स है, बुलेट्स को उसी तरह राइट 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे हम, तो ये हमारे पास कुछ यूं डायग्राम बनेगी। अब इससे रिजेंबलेंस जो है हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक पहली और एक फोर्थ। पहली और फोर्थ में जो बेसिक फर्क है वो फर्क ये है बेटा डॉट का, ठीक है जी। तो डॉट के हिसाब से अगर हम अपनी डायग्राम को देखें तो हमारा चार्ली इसका राइट आंसर बनता है, सॉरी डेल्टा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग सीरीज FK27, LQ64, RW125 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ बेटा क्लास के अंदर भी कि आप क्या करेंगे, पहले तमाम अल्फाबेट्स यानी ABCD को लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इनको नंबरिंग देंगे, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 एंड सो ऑन। टोटल 26 है, 26 लेटर्स आ जाएंगे। इसके बाद आप देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है FK27, LQ64, RW125। आपके सबसे पहले लेटर के नंबर्स देखने हैं। पहला लेटर हमारे पास यहां पर है F, जिसका नंबर बनता है 6। दूसरा लेटर है हमारे पास L, जिसका नंबर बनता है 12। और तीसरा पहला लेटर है हमारे पास R, जिसका नंबर बनता है 18। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस बन रही है जिसमें 6 ऐड हो रहा है। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 आना चाहिए बेटा 24। और 24 को आप देखें तो ये हमारे पास बनता है X। इस तरह हमारी सीरीज को जो पहला अल्फाबेट आ जाएगा वो X आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड को आइडेंटिफाई करेंगे, K हमारे पास है जी 11, Q बेटा हमारे पास है 17। नेक्स्ट है हमारे पास W हमारे पास है 23। इसमें देखा जाए तो इसमें भी 6 नंबर ऐड हो रहा है, यानी 11 प्लस 6 27, सो 17 प्लस 6 23। अब 23 में 6 ऐड करें बच्चों तो ये बनता है हमारे पास 29। लेकिन अल्फाबेट जो थे वो तो 26 थे, तो हम क्या करेंगे, यहीं से दोबारा अल्फाबेट आगे स्टार्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। यानी जी के बाद दोबारा ए लिखेंगे, उसे 27 दे देंगे, B 28, C 29। तो हमें 29 चाहिए था, ये आ जाएगा C। ये आपने लेटर की सीरीज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स 27, 64 और 125। थोड़ा गौर करें तो जो 27 है वो बेटा 3 का क्यूब है, जो 64 है वो 4 का क्यूब है, और जो 125 है वो 5 का क्यूब है। इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें तो हमारे पास नेक्स्ट आना चाहिए 6 का क्यूब, जो कि बनता है 216। इस तरह हमारा आंसर होना चाहिए XC 216, जो कि हमारे पास ऑप्शन बन रहा है बेटा अल्फा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। इसमें लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है। लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट करके वेन डायग्राम के जरिए अपने क्वेश्चंस को करना होता है। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट के पढ़ते हुए हम इसकी डायग्राम को आगे चलाते हैं। पहली स्टेटमेंट है बेटा ओनली मैंगो और ऑरेंज। जब भी हमारे पास ओनली आता है ये ऑल की टाइप का सेंटेंस होता है, लेकिन ओनली की वजह से ये ऑल में उलट कैटेगरी इस्तेमाल होता है। यानी ऑल की तरह डायग्राम बनानी है, एक ऑब्जेक्ट अंदर एक ऑब्जेक्ट बाहर, लेकिन ओनली में जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसको हम अंदर बनाते हैं, यानी ऑरेंज, और बाहर हम बनाएंगे मैंगो को लाइक दिस। इसका मतलब है ओनली मैंगो आर ऑरेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सम मैंगो आर फ्रूट्स। सम मैंगो आर फ्रूट्स, आपके पास सम मैंगो आर फ्रूट्स। और नेक्स्ट है हमारे पास सम एप्पल आर फ्रूट।
ये बेटा हमने डायग्राम के हिसाब से स्ट्रक्चर बना लिया क्वेश्चन का स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। पहला कंक्लूजन है सम एप्पल आर मैंगो। एप्पल आपके पास ये ब्लू वाला पोर्शन है और मैंगो आपके पास यहां है, इसका मतलब ये कंक्लूजन रिजेक्ट हो गया। सेकंड हमारे पास सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। इसके लिए मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि जब हमारे पास सम और नो ये दो सेंटेंस आए तो सम नॉट को हम सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज हमेशा रिजेक्ट करते हैं। तो आप देखें हमारी स्टेटमेंट के अंदर सम वाली दो वैल्यूज मौजूद है लेकिन नो वाली कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये कंक्लूजन भी रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन है जी ऑल मैंगो आर एप्पल। फिर आप देखें यानी ऑल मैंगो आर अगर एप्पल होने चाहिए तो मैंगोज को एप्पल के अंदर बनना चाहिए, ऐसा हमें डायग्राम में नजर नहीं आ रहा, तो थर्ड कंक्लूजन भी हम रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर तीन कंक्लूजन दिए हुए थे, तीनों हम फॉलो नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास ईटा यानी कि नन ऑफ दीज। इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206। फिर उसी तरह हम डायग्राम बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास सम क्वीन आर जैक। सम में हम ओवरलैप करते हैं, ये हमने सम क्वीन आर जैक का स्ट्रक्चर बना दिया। सेकंड हमारे पास ऑल स्पैड आर जैक। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे यहां पे जल्दबाजी क्या करते हैं, ऑल स्पैड आर जैक एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैक के ऊपर स्पैड बना देते हैं, जबकि यहां कहा गया ऑल स्पैड आर जैक, यानी जो स्पैड है वो जैक के अंदर आएगा। इट मीन्स लाइक दिस। और थर्ड सेंटेंस है हमारे पास सम जैक आर किंग, तो वो हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया जिसको देखकर हमने अपने कंक्लूजन सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं जी, नो किंग इज क्वीन। किंग यहां पर है, क्वीन यहां पर है, बात ठीक है, नो किंग इज क्वीन, ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो गया। सेकंड कंक्लूजन है ऑल किंग बीइंग क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया था बेटा जब भी पॉसिबिलिटी आ जाए तो हम इस पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे और फिर अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। ऑल किंग बीइंग क्वीन का मतलब यह है कि सारे किंग जो हैं वो क्वीन के अंदर आ जाने चाहिए। अगर इस चीज को ज़हन में रखकर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन वैलिड है। हाँ जी, क्वेश्चन पहला है जी सम क्वीन आर जैक। सम क्वीन आर जैक, बात ठीक है। ऑल स्पैड आर जैक, सारे स्पैड जैक के अंदर है, बात ठीक है। सम जैक आर किंग, ये आप देखिए सम जैक आर किंग, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के तीनों प्रोपोजिशन इस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी हमारे कंक्लूजन का हिस्सा बनेगी, इसको भी हम फॉलो करेंगे। थर्ड हमारे पास बेटा सम किंग आर क्वीन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पहला स्ट्रक्चर बनाया होगा उसी में वापस जाकर ये बात देखेंगे कि सम किंग आर क्वीन। इसमें देखिए किंग अलग है, क्वीन अलग है, ये बात गलत है। लेकिन साथ ही आप ये देखें जो हमारा पहला कंक्लूजन है नो किंग इज क्वीन और जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है सम किंग इज क्वीन, दोनों में किंग और क्वीन की बात की गई है और सम और नो आ गया है। इनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर। जब कंप्लीमेंट्री पेयर आ जाते हैं तो हम इनमें से किसी एक को फॉलो करते हैं, यानी दोनों में इधर और की ऑप्शन लगाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री पेयर को देखते हुए और पूरी क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन में आइदर और लगेगा और सेकंड पॉसिबिलिटी है जो कि हम फॉलो करेंगे। सो हमारा आंसर बनेगा इधर 1 और 3 एंड 2, द आंसर बिकम्स चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। लॉजिकल प्रॉब्लम में ज्यादातर पजल पूछे जाते हैं, तो पजल के हिसाब से आपको हर टाइम तैयार रहना चाहिए। पीएमसी के पेपर में भी आ रहे हैं बहुत सारे पजल। अभी रिसेंटली मेरे सुनने में एक पजल आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक डंकी है, उसके छोटे सींग है, एक डंकी है, उसके बड़े सींग है, दोनों में लड़ाई होती है, बताएं इंजर्ड कौन होगा। अल्फा ऑप्शन थी स्मॉल सिंह वाला, दूसरी ऑप्शन थी बड़े सिंह वाला, तीसरी ऑप्शन थी बोथ और चौथी ऑप्शन थी नन। अब इस क्वेश्चन में जो आंसर बनता है ना बेटा वो बनता है नन, क्योंकि गधे के सींग ही नहीं होते। तो
पजल्स के अंदर आपने बड़ा केयरफुली अपने माइंड को चलाना है। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारे पास कैसी पजल है। हमारे पास जो पजल है इसके अंदर 6 मेंबर्स है किसी फैमिली के, P, Q, R, S, T एंड U। इन मेंबर्स के बाद मजीद फैमिली के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन की और हमें यह बताया 2 मैरिड कपल्स आर देयर, कि यहां पर 2 मैरिड कपल्स हैं 6 में से। और उनकी मजीद आगे उसने एक्सप्लेनेशन दी, Q इज अ टीचर एंड फादर ऑफ T, U is grandfather of R and is a liar, S is a doctor and she is grandmother of T। जिस तरह उसने कहा कि यहां 2 मैरिड कपल हैं और 6 पर्सन है, इसका मतलब ये एक फैमिली ट्री बनेगा। फैमिली ट्री में उसने खुद ही जिक्र कर दिया है ग्रैंड मदर का और ग्रैंड फादर का। तो सबसे पहले इस ट्री में आएंगे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर उसने कहा है बेटा यू को, और ग्रैंड मदर उसने कहा है एस को। तो यू और एस, जिसमें यू मेल है एस फीमेल है, ये हमारा पहला मैरिड कपल आ गया। अच्छा, ये दोनों ही ग्रैंड मदर जो हैं या ग्रैंड फादर हैं, ये टी और आर के हैं। टी और आर के 2 बच्चे हैं जिनके ये ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं। बच्चे तो कपल हो नहीं सकते, इस वजह से कपल बनेंगे इनके बच्चे। तो आप देखिए इसमें उसने मजीद क्या कहा, पहले कंडीशन के अंदर उसने कहा Q इज अ टीचर एंड फादर ऑफ T। इसका मतलब Q जो है वो T का फादर हो गया और ग्रैंड फादर हो गया U। अब Q की वाइफ हमें ढूंढनी है जो बच्चों की मां होनी चाहिए। यहां पर टोटल ऑब्जेक्ट थे P, Q, R, S, T, U। Q, R, S, T, U हमने यहां पर अरेंज कर लिए हैं। जिसका जिक्र नहीं है वो है P, और वो डेफिनेटली इस फैमिली ट्री में Q के साथ उसकी वाइफ के रोल में आएगी। अब बेटा साथ ही हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया अदर प्रोफेशंस। प्रोफेशनल्स इंक्लूड 1 टीचर, 1 लॉयर, 1 इंजीनियर, 1 डॉक्टर, 2 ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स का मतलब स्टूडेंट इन द फैमिली, वो बच्चे हो गए ग्रेजुएट्स। ठीक है, बाकी इनके प्रोफेशंस क्या है उनको बाद में हम देखेंगे, डिटेल में जाएंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन है जी, हु इज हस्बैंड ऑफ P? P का हस्बैंड कौन बनेगा? तो आप देखें P का हस्बैंड हमारे पास Q बन रहा है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। इस तरह के पजल बेटा आपने केयरफुली सॉल्व करने हैं, पीएमसी में बाकायदा आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन का। कोर्स ऑफ एक्शन एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, मैंने बताया था ये या तो आपके पास कोई फैक्ट होता है या कोई हमारे पास प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी क्या सूरत हाल है यहां पर। इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल रिपीटेड वार्निंग, प्रिंसिपल की रिपीटेड वार्निंग देने के बावजूद अ चाइल्ड वाज कॉट एक्सप्लोडिंग क्रैकर सीक्रेटली इन द स्कूल। एक बच्चा जो है वो क्रैकर्स फैला रहा है स्कूल के अंदर। ये स्टेटमेंट, अब ये प्रॉब्लम है स्कूल मैनेजमेंट के सामने कि एक बच्चा क्रैकर फैला रहा है, क्या किया जाए उसका। प्रॉब्लम जब भी आएगी हम कोर्स ऑफ एक्शन में बेटा उसके सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। तो देखते हैं इन सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमें दिया हुआ है, ऑल द क्रैकर्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड ही शुड बी थ्रेटेंड नॉट टू डू इट अगेन। बच्चे से वो सारे क्रैकर ले लेने चाहिए और उसको थ्रेट करना चाहिए, धमकी देनी चाहिए कि वो ऐसा दोबारा ना करे। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है बेटा, द चाइल्ड शुड बी स्वेरली पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एक्ट। बच्चे को उसकी इस हरकत पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने एक बात बड़ी क्लियरली कही है कि प्रिंसिपल के रिपीटेड वार्निंग देने के बावजूद वो बच्चा बाज नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर हम पहला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं तो दोबारा वही सिचुएशन होगी, बच्चा फिर वही हरकत करेगा क्योंकि वो अपनी हरकत से बाज ही नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो हमारा आंसर बनता है, कोर्स ऑफ एक्शन नो डाउट होना चाहिए
कि पहले बच्चे को धमकी देनी चाहिए, उसके बाद पनिशमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहां हम वार्निंग की तरफ जा चुके हैं, उसे नंबर ऑफ वार्निंग्स दे चुके हैं, रिपीटेड वार्निंग, वो बाज नहीं आ रहा, तो अब उसका सिर्फ एक ही हल है कि उसको पनिशमेंट दी जाए ताकि वो बाज आ जाए। सो आंसर यहां कोर्स ऑफ एक्शन यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का बनता है बीटा, ओनली 2 इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट टॉपिक का। सुनने में आया पीएमसी में इसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दी होती है, हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना होता है, कोई एक पहले कोई एक बाद में आती है, अरेंजमेंट करनी है। जो पहले आएगी उसको हम कॉज कहेंगे, जो बाद में आएगी उसको हम इफेक्ट कहेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The prices of vegetables have been increased considerably during this summer. कहता जी इन गर्मियों में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर इज ट्रीमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज है ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप ग्रेटली, इसलिए बहुत सारी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। अब आप देखें कि अगर हम इनको आपस में अरेंज करें, मैं पहला सेंटेंस अरेंज करता हूं जी, सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इन गर्मियों में और फसलें काफी हद तक तबाह हुई हैं। क्या ये अरेंजमेंट इनकी सही होगी, या मैं इस तरह इनको अरेंज करूं कि जी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से काफी ज्यादा फसलें तबाह हो गई हैं, इस वजह से सब्जियों की कीमतें जो हैं इस समर में ज्यादा हैं। डेफिनेटली ये अरेंजमेंट बनेगी। इसका मतलब अरेंजमेंट में सेकंड सेंटेंस हमें पहले रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस बाद में। तो जो पहले है वो कॉज, जो बाद में है वो इफेक्ट। तो आंसर बनेगा हमारा बीटा, सेकंड इज कॉज, वन इज इफेक्ट। इसी टाइप का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन in the number of people affected by waterborne diseases in city A during this rainy season. बारिशों के मौसम में आमतौर पर पानी से होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में यहां ये बात बताई गई है कि उनमें काफी हद तक कंसीडरेबल रिडक्शन हुआ है उन लोगों की तादाद में जिनको ये डिजीज होती है किसी भी सिटी ए के अंदर। सेकंड कोर्स ऑफ स्टेटमेंट है हमारे पास, The government has opened 4 new civil hospitals in city A in the beginning of the year. कि गवर्नमेंट ने 4 नए सिविल हॉस्पिटल खोले हैं साल के शुरू के अंदर। अब हम अगर इनकी अरेंजमेंट बनाते हैं तो इनकी अरेंजमेंट बनती ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बेटा कि एक जगह हम कह रहे हैं कि बीमारी नहीं हो रही। मुझे ये बताएं, कॉमन सेंस की बात है, इंसान हॉस्पिटल कब जाता है? जब उसे कोई ना कोई बीमारी होती है। अगर उसे बीमारी ही नहीं होगी तो वो हॉस्पिटल क्या करने जाएगा? सेहतमंद आदमी कभी हॉस्पिटल नहीं आता। हाँ, किसी की तीमारदारी करने जाए वो एक अलग बात है, सुनना करनी चाहिए, लेकिन दवाई लेने के हवाले से तो कभी नहीं जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि 4 न्यू हॉस्पिटल ओपन किए हैं। अब 4 न्यू हॉस्पिटल ओपन करने का मकसद ये नहीं है कि इन हॉस्पिटल के ओपन होने की वजह से बीमारी होना बंद हो गई है। बीमारी न होने की वजह कोई और हो सकती है। इसी तरह 4 हॉस्पिटल एट ए टाइम 4 हॉस्पिटल ओपन करने की भी वजह कुछ और हो सकती है। गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल ओपन करती है, 2 करती है, 3 करती है, इकट्ठे 4 ही हॉस्पिटल क्यों ओपन किए गए एक शहर के अंदर? इसकी भी कोई ना कोई वजह हो सकती है। इसका मतलब दोनों ही हमारे पास इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक डेल्टा और एक ईटा। डेल्टा है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो इफेक्ट, लेकिन इनके कॉजेज इंडिपेंडेंट है। और ईटा ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट्स हैं लेकिन इनके कॉजेज कॉमन है। अब यहां क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए हमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि दोनों इफेक्ट्स हैं लेकिन इनके कॉजेज डिफरेंट हैं। सो आंसर बिकम्स डेल्टा। तो बेटा इसके साथ ही हमारी आज की FLP 4 की डिस्कशन कंप्लीट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पैनिक नहीं होना। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, काफी हद तक आपको इस पर ग्रिप हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले FLP के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। अस्सलाम वालेकुम।